वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों, हम इस समय देख रहे हैं आरओ एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। हमने देखिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज जो है शुरू की है, जिसमें हमने यूपी जीके का और इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू कवर कर लिया है। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे इन्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपके समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मोनोक्लाइमेक्स। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? F.E. क्लेमेंट्स, C.C. पार्क, C.D.V. अगर या फिर S.J. गूल्ड। तो देखिए मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया है F.E. क्लेमेंट्स ने। अगला सवाल जो इन्वायरमेंट में हमेशा पूछा ही जाता है, ये 4 एक्ट तो लगभग जरूर पूछे जाते हैं। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ये चारों याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नदी का जल प्रदूषण कैसे मापा जाता है? जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, या फिर जल में घुली ओजोन की मात्रा, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा, या फिर जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा। तो देखिए जो घर पे हमारे आते हैं पानी का प्रदूषण वगैरह चेक करने, वो क्या चेक करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। फिर है घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम जो है वो सही है? घटते क्रम में लिखना है। तो आपको पता होगा, अगर आपने पारितंत्र क्रम पढ़ा होगा, इसमें कौन सा तंत्र जो है सबसे ज़्यादा स्थिर होता है? तो वो होता है सागर। ठीक है, उसमें डाइवर्सिटी कम पाई जाती है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कौन सी है? हॉटस्पॉट वगैरह मैंग्रोव्स वाले एरिए। ठीक है, तो क्रम कौन सा होगा जिसमें लास्ट में सागर? देखिए इसी से आप पहचान जाएंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होता है, सागर वाला तंत्र। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। ये घटता हुआ क्रम है उत्पादकता का। फिर है धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़ या फिर माधव। तो धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। अगला सवाल, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है मणिपुर। फिर इसको अपडेट करना है आपको। ठीक है, आगे भारत में निम्नलिखित में से एक जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन माना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर सिंधु गंगा मैदान। तो ये है पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट जो है ये हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालय है। ठीक है, और 2 कौन हैं? चारों हॉटस्पॉट के नाम जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ऐसे है पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ये है 1797 ईस्वी। अगला, जा दिन जन्म भयो फिर का धरती अढ़ाई हाथ, इस लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से तो है? तो ये है आल्हा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन भी है, हिंडन भी है, शारदा है, लेकिन गंडक नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मेरठ वाला अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1946 में। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 का है और बनारस अधिवेशन 1905 का है। आगे कुछ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं और स्थान क्षेत्र दिया है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में है। बटेश्वर का मेला पता है आपको पश्चिमांचल में। शुक्रताल का मेला जो है मुजफ्फरनगर में, लेकिन बलदेव छठ वाला मेला पूर्वांचल नहीं है। फिर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये है कुशीनगर। इसके अलावा बलराम, श्रावस्ती, खीरी सब नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ये है नौचंदी का मेला। नौचंदी के मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं।
आगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना प्रतिशत है, तो याद रख लीजिएगा 23.7%। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के में अधीन हो गया था, तो ये था 1834 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो भाई वो है उत्तर प्रदेश। ट्यूबवेल में, नलकूप में भी उत्तर प्रदेश, ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसी तरह वाटर टैंक वगैरह की बात की जाए तो उसमें तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। नहरों की बात करें तो MP शायद हो जाएगा, ये कंफर्म कर लीजिएगा नहर वाला। बाकी ट्यूबवेल नलकूप वगैरह में उत्तर प्रदेश है। आगे अगला बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जेजाक भुक्ति देखिए दोस्तों, कौशाम्बी नहीं है इसका। आप वर्तमान स्थिति बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा कन्नौज जो है प्राचीन में महोदय श्री था, महोबा महोत्सव नगर था, अलीगढ़ कोयल था, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चैत सिंह ने, ठीक है। इसमें यूपी स्पेशल वाले भी सवाल देखिए दे दिए गए हैं। आगे कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भितरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं भितरगांव मंदिर में। भितरगांव मंदिर कहाँ पर है, कानपुर में। आगे ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, तो ये संबंधित है निजामाबाद से। ब्लैक पॉटरी के लिए निजामाबाद की जो ब्लैक पॉटरी है उसको GI टैग दिया गया है। आगे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन तो दिया गया कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सही बात है। और जो प्राचीनतम प्रमाण है वो अन्न, जौ और धान है, तो ये गलत है, ऑप्शन A सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में शुरू हुई है, तो ये है मिर्ज़ापुर। अगला आपको लोकगीत और किस समय पे गाया जाता है ये बताना है। तो चैती तो देखिए चैत्र महीने की मौसमी गीत है। कजरी की अगर बात करें तो ये भी मौसमी गीत है, बारिश के समय में गाई जाती है लेकिन विवाह के समय में भी गाई जाती है। रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है और सोहर जो है वो संस्कार गीत है, जब बच्चे पैदा होते हैं तब सोहर गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कथन और कारण दिया गया कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, ठीक, बिल्कुल निर्भर है, चेन बनती है, इकोलॉजिकल चेन आपने पढ़ा होगा। पारिस्थितिकी के सभी जो अवयव हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं, तभी तो ये तंत्र चलता है। और दूसरा, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही बात है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये है गुजरात के कच्छ में। अब खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ पर आयोजित हुए, तो भुवनेश्वर में। इसको अपडेट करना है आपको करंट से। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, तो ये है सूर्य, सतत ऊर्जा का स्रोत। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रेरक बल क्या होता है, प्रेरक बल तो ये होती है देखिए सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल जो है वो सौर ऊर्जा है, ठीक। अगला है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। आपको पता ही होगा रामसर सम्मेलन संबंधित है वेटलैंड से, आर्द्रभूमि के संरक्षण से। फिर है NAEB की बात की जा रही है, यानी राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी, तो ये इसकी स्थापना भी की गई थी 1992 में। अगला सवाल, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT की स्थापना कब हुई, तो 2010 में, बहुत बार पूछा गया है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। फिर कथन और कारण दिया गया कि जीवमंडल जो है वो एक खुला तंत्र है, विवृत तंत्र का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। और जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है, और परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, एक सही दो गलत।
जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो ये करते हैं उत्पादक। उत्पादक जो है वो जैविक और अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य करते हैं। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण जो है किससे हो रहा है? तो आपको पता है वो है CFC। इसके लिए ओजोन परत क्षरण के लिए CFCs जो है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको कहाँ से मिलते हैं? हमारे AC और रेफ्रिजरेटर में मिलते हैं। हम जो ड्राई क्लीनिंग कराते हैं उसमें भी इनका प्रयोग होता है। तो इसके लिए ओजोन क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वो हरित गैस नहीं, हरित गृह गैस नहीं है। आगे, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उससे संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहली चीज़ तो ये 1991 से लेकर 92 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही बात है। ये जो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है यानी मानव और हाथी के बीच जो टकराव की समस्या है ये उस पर भी काम करता है, बिल्कुल सही है। और ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, ये भी सही है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है तो ये तो गलत है। ठीक, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर के एक जैव विविधता नीति कानून केंद्र की स्थापना की है। तो ये केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई में। याद रखिएगा, नॉर्वे सरकार जो है उसमें भारत सरकार का सहयोग कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर दिया गया कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान है और किस राज्य में है? तो इंतांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है नागालैंड में। बेतला है झारखंड में। सिरोही की बात करें तो सिरोही मणिपुर में है और गुइंदी तमिलनाडु में है। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल या फिर जैवमंडल? तो ये है जैवमंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। इसमें स्वपोषी जो स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही बात। और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ जो है वो परपोषी यानी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है, दोनों सही है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। लिंडमैन का रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 10% रूल जो है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा का 10% जो है वही भाग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप की विविधता पाई जाती है? तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, तो आपको रटना ही पड़ेगा। सबसे पहले आता है जिम कॉर्बेट, पहला सब। ठीक है, इसको तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। सबसे पहला है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के बाद स्थापित किया गया था कान्हा को, उसके बाद है काजीरंगा, फिर आता है साइलेंट वैली का नंबर। ठीक है, आगे पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो ये है भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, आपको उनके राज्य से मिलाना है। सिमलीपाल कहाँ पर है? मेघालय में है। दिहांग दिबांग उड़ीसा में। नोकरेक कहाँ पर है? सॉरी एक सेकेंड, ये गलत हो गया। सिमलीपाल कहाँ पर है? सिमलीपाल तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा हो गया, दिहांग दिबांग अरुणाचल है, नोकरेक मेघालय में है और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? हिमाचल में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है, गलत है। पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे गलत हो गए। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे पॉज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इस वीडियो में हमने यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो पुराना करंट अफेयर्स है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो ये था कंचनजंगा, यानी जिसको खंगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, ये था जिसको 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आगे, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में, ये हमारी राजधानी में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। आगे अगला अच्छा सवाल है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किस प्रकार से?
किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से भिन्नता, या फिर भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो जैव विविधता होती है दोस्तों किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। आगे, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 2003 में। बिल्कुल फैक्ट है, याद कर जाइएगा। रिपीट होते हैं सवाल, नहीं तो मिलान में देगा या डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन पूछता जरूर है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण ये स्थापित किया गया था 2003 में और ये स्थित है चेन्नई में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें से देखिए, इन सभी में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे हानिकारक प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, जलीय फर्न जिसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये कौन सा है? साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया या फिर टेरिडियम। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? एजोला। एजोला आपने पढ़ा होगा, इसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एक प्रकार का जलीय फर्न है। फिर ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो आती है जल से, ठीक है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो ये होता है लाल प्रकाश, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो ये है लाल प्रभाव। अब आप लोगों के लिए यहीं पे एक सवाल है, एक क्वेश्चन में दे रही हूँ कि कौन से रंग का प्रकाश होता है जो पौधों की वृद्धि में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, वो आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो ये है रबर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए? तो मैंने पहले ही बता दिया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है, साथ ही साथ जो हमारे ड्राई क्लीन वाले जो एजेंट होते हैं उसमें पाई जाती है। आगे, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन गैस। कितने प्रतिशत पाई जाती है अब बताना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो देखिए, वनारोपण से बिगड़ेगा नहीं, वन महोत्सव से बिगड़ेगा नहीं, सामाजिक वानिकी से नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लकड़ी काटने से जरूर बिगड़ जाएगा पारिस्थितिक संतुलन। आगे, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो ये है जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन है पारिस्थितिकी। मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण से रोका जा सकता है, अंडरस्टूड है, ठीक है, ना ही सघन वर्षा से, न वनों के विनाश से, ना ही अतिचारण से, ठीक। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो बलिया। फिर है, कौन सी विश्व धरोहर स्थल है? आपको बताना है कौन सी विश्व धरोहर स्थल है। तो ये है क्रोएशिया की प्लिटविस झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है सतत विकास से। एजेंडा 21 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? तो ये है मन्नार की खाड़ी। अगला सवाल, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है नीला? तो क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है, वो फैलता सबसे कम है, इसीलिए रोड पे जो सिंबल वगैरह रहते हैं या फिर वार्निंग वगैरह के जो साइन रहते हैं, इसलिए वो रेड कलर से बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रकीर्णन कम होता है तो वो क्लियर दिखाई देगा दूर से। और वहीं आकाश का रंग नीला किस लिए दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, इसीलिए आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। आगे, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? ये है वालपराई, इसको रट लीजिएगा। फिर, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो ये है वर्षा, ठीक है, इसीलिए तो दिल्ली वगैरह एरिया में आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल वर्षा कराई जाती है, क्योंकि उसके द्वारा हम वायुमंडल को स्वच्छ कर सकते हैं। आगे,
निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? फिर से वही रिपीट कर रहा है सवाल, वनों को काटना। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये था 1986 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का कार्यक्रम नहीं है? सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, तो ये है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो ये गरीबी को कम करना, इसके ये पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधित नहीं है। इसके अलावा धारणीय विकास हो गया, वातानुकूलन हो गया, कागज़ की थैलियों का प्रयोग हो गया, इन सब का इन्वायरमेंट पे, आपके पर्यावरण पे इम्पैक्ट है। लेकिन गरीबी कम करना ये पर्यावरण से डायरेक्टली संबंधित, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। फिर स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो ये है प्राकृतिक संसाधनों के। फिर पारिस्थितिकी मित्र कौन सा नहीं है? ये है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, ठीक है, इसको पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। आगे अगला सवाल, ओजोन जो है ये ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। बात तो सही है। और ओजोन परत जो है वो पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, ये भी सही है। इसलिए दोनों सही और सही व्याख्या करता है। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, इसका नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या है 10। फिर भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र, सबसे स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है? महासागर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें वो आपको स्थिरता के मतलब उसमें उत्पादकता के घटते हुए क्रम में जो लिखना था। सबसे ज़्यादा अस्थिर जो है, अस्थायी जो है वो मैंग्रोव्स होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं, ठीक है। और वहीं सबसे स्थिर जो है इकोसिस्टम जो है वो महासागर होता है, सागर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फिर एक क्षेत्र में प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुक्रमण कहा जाता है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। तो देखिए भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं, उन चारों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए कौन कौन से हैं, एक सवाल तो आता ही आता है इससे, हॉट स्पॉट वाले से। फिर है भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है परिवहन, ठीक है, परिवहन, मोटर गाड़ियाँ, इनसे निकलने वाले धुएँ, तो ये बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है? सौर शक्ति भी है, अपशिष्ट से ऊर्जा भी है, वनारोपण भी है, लेकिन आणविक ऊर्जा जो है, जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है, उन 8 में नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो ये है लाइकेन। लाइकेन जैविक सूचक का कार्य करता है, प्रदूषण होगा। तो फिर है मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने भारतीयों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है? मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने लोगों के आवागमन के संबंध में सही है, जुड़ाव में भी और संवेदनशीलता के संबंध में भी, तीनों बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा अब बस इन्वायरमेंट ख़त्म होने वाला है, हो गया ख़त्म। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये है हाइड्रोजन। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण ये उत्पन्न करता है। इसीलिए देखिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल क्या है? ये बहुत ही कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन फ्यूल का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो बस हाइड्रोजन यूज़ होगी और ऑक्सीजन, मतलब इन्वायरमेंट में जो है ऑक्सीजन वगैरह जाएगी। और वैसे क्या रहता है, जब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती है, तापमान में वृद्धि हो रही है। इसीलिए हम लोग जो है हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों इन्वायरमेंट के बारे में। अगर आप सभी लोग